हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड भूगोल का अध्याय पहला, जिसका नाम है संसाधन। और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे तो वह इसी क्लास से बनेगा। तो हमारा बोला गया हर एक बात आप ध्यान से सुने और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यह बात हम याद नहीं रख सकते हैं तो उसे आप नोट कर लें। इसलिए आप कॉपी और पेन दोनों साथ लेकर बैठे। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है संसाधन। देखिए, इसमें एनसीईआरटी में जो समझाने का तरीका होता है वह बहुत प्यारा होता है। इसमें इतना बढ़िया से समझाया जाता है, बस इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। मोना और राजू दो बच्चे हैं जो अपनी घर की सफाई में मम्मी की वह अपनी मदद कर रहे हैं। सभी चीज़ों को देखो, इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, कंघा जो हम लोग बाल में यूज करते हैं, शहद की बोतलें, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा। मोना ने क्या कहा कि जो हम ये सब वस्तु देख रहे हैं, कंघी हो गया या फिर शहद की बोतलें, ये सब हम उपयोग करते हैं, बहुत उपयोगी है हमारे लिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ऐसा इतना कथन किसने कहा? तो मोना ने कहा। तो अम्मा ने क्या कहा कि यह संसाधन है। क्या कहा अम्मा ने उसकी? कि यह संसाधन है। तो बच्चों को थोड़ा नया शब्द मिला कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछ दिया। तो राजू कौन था? राजू उसका बेटा था और मोना बहन थी। तो मोना तो बोल रही थी कि जितनी वस्तुएं हैं सब उपयोगी है। तो उसकी मम्मी बोली कि नहीं, उपयोगी नहीं है, संसाधन है। तो अब उसके मन में सवाल आया कि संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए, बताते हैं क्या संसाधन होता है। तो जो संसाधन होता है, इसका जवाब अम्मा ने क्या दिया उसको पहले देखते हैं, क्योंकि अम्मा का भी जवाब बहुत ज़रूरी है ना। तो अम्मा ने बोला यहाँ पे कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। यानी कि हम जो वस्तु अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए करते हैं उपयोग, वह सब संसाधन है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आप सांस लेते हैं, हवा संसाधन है। आप खाना खाते हैं, अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, शरीर की ऊर्जा को पूर्ति कर रहे हैं, संसाधन है। आप पढ़ रहे हैं जिस मोबाइल से, वह मोबाइल क्या है? संसाधन है। तो अम्मा ने ऐसा बताया। हमारे चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। मतलब कि आप चारों तरफ देखिएगा तो जितनी वस्तुएं हैं वह आप उपयोग तो करते ही होंगे, लेकिन सब अलग अलग प्रकार की हैं। तो यह विविध प्रकार हो गया। विविध मतलब अलग अलग। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वह क्या है? संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, क्या है? संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा। अगर आप स्कूल जाते हैं, हो सकता है कि आप प्राइवेट स्कूल जाते होंगे, तो जो वैन है, जो गाड़ी है, वह क्या है? एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, जो अभी आप किताब लेकर या फिर कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, वह क्या है? संसाधन है। तो इतने सारे संसाधन हैं जो कि अलग अलग प्रकार के। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। हालांकि पिताजी तो नाश्ता नहीं तैयार करते हैं, हम माता होना चाहिए कि आपके माता ने जो नाश्ता तैयार किया है और उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का प्रयोग किया है वह क्या है? तो वह भी एक संसाधन है। तो बच्चों, आपको तो
अभी तक तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। वह सभी वस्तु जिसका हम अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे मतलब उसको पढ़िए कि आप दैनिक जीवन में उतार सकें, नहीं तो किताबी भाषा के रूप में पढ़िएगा तो वह याद भी नहीं रहेगा और बहुत पेचीदा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? सभी में कुछ एक जैसा क्या है बताइए। तो सभी में एक जैसा है कि यह उपयोगी है, मतलब सभी को हम उपयोग करते हैं, यही तो एक जैसा है। बाकी जल अलग हो गया, विद्युत अलग हो गया, सबका उपयोग अलग अलग है, लेकिन इनको इसमें कॉमन बस एक ही बात है कि सबका हम उपयोग करते हैं। सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वह उपयोगी है। यानी उपयोगी वस्तु किसे कहते हैं? तो जिसको हम उपयोग करते हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई वस्तु कितना उपयोगी है यह उसके संसाधन बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है। बाकी कुछ वस्तुओं का या संसाधनों का मूल्य होता है जो आर्थिक रूप से आप उसको खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ का ऐसे मूल्य होता है जिसको आप खरीद नहीं सकते हैं। जैसे अभी हम आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। राजू, देखिए राजू जो कि घर सफाई कर रहा था, अब उसको यह जानने की चुल जाग पड़ी, चुल मतलब कि उसको इच्छा जाग पड़ा कि भाई संसाधन है तो बना होगा, कैसे बना होगा। तो वह अपने मम्मी से पूछता है कि कोई भी वस्तु कैसे बनती है, वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, और मूल्य जो होता है इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, ऐसा अम्मा ने कहा कि कोई वस्तु तभी संसाधन बनेगा जब उसका मूल्य, मूल्य मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको पैसे में दाम निकाल सकते हैं, उसका मूल्य किसी भी तरीका से हो सकता है, मतलब वह एक वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, महत्व, तो उसे संसाधन कहेंगे। मूल्य का अर्थ बताइए। देखिए क्या दिया गया है कि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मतलब कि पैसों में आप तोल सकते हैं उसको, मतलब कि पैसे में माप सकते हैं, माप तोल सकते हैं, लेकिन कुछ का नहीं माप सकते हैं। जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए धातु का आर्थिक मूल्य होता है। आप सोना खरीदिएगा, तांबा खरीदिएगा, चांदी खरीदिएगा, उसका मूल्य है कोई भी धातु का, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चीज दिख रहा है, एक प्राकृतिक है, तो उसका मूल्य है नहीं है। तो यही अंतर है मूल्य का मतलब, लेकिन महत्व दोनों का है, प्रकृति का भी है और कोई वस्तु का भी है, परंतु ये दोनों महत्वपूर्ण संसाधन हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अगर कुछ आपको घर में कुछ सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है तो दादी ऐसा काढ़ा बना देती है या फिर ऐसा दवाई घर में ही बनाती है कि आपको ठीक हो जाता है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दादी के उस नुस्खा का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वही चीज़ का उपयोग करके जब कोई वैज्ञानिक दवाई बना देता है, पेटेंट यानी कि क्या होता है, तो देखिए पेटेंट का अर्थ होता है कि कोई चीज़ का आविष्कार करना। तो जो नुस्खा दादी ने अपनाई थी वही नुस्खा अपना कर दवाई मेडिकल वाले उसमें जो दवा बेचते हैं वही, उसमें भी वही नुस्खा होता है, लेकिन उसका आविष्कार हो गया होता है, उसको दवाई के रूप में बनाया गया है, तो उसका क्या हो गया, उसका एक अलग मूल्य हो जाता है। लेकिन घर में घरेलू नुस्खा का कोई मूल्य नहीं होता है। वही बात बोला गया है कि लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म पर बेचे जाते हैं, मतलब आविष्कार के बाद, तो वे आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं, मतलब पैसे में वह बिकने लगते हैं। बाकी यहाँ पे दिया गया है पेटेंट का अर्थ, जो हम बता दिए कि आविष्कार होता है। आगे देखिए प्रौद्योगिकी का भी अर्थ दिया गया है। बाकी प्रौद्योगिकी शब्द आगे आ गया। देखिए प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, मतलब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से अगर कोई चीज़ का उपयोग कर रहा है तो वह मतलब कोई आविष्कार कर रहा है
नवीन चीज का तो वह प्रौद्योगिकी कहलाता है। आगे देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण घटक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। कोई पदार्थ है तो उसको संसाधन में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी और समय दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आप संसाधन है कि नहीं, आप खुद सोचिए। आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लिख के कुछ बन जाइएगा बड़े होकर, तो आप घर के लिए क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जिम्मेदारी आपके ऊपर होगा, आप पैसा कमाएंगे अच्छा, तो आप एक संसाधन बन गए ना कि आपके पैसों से आप खुद उसको इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपके फैमिली आपको उपयोग करेगी। उपयोग ही तो करता है कोई इंसान एक दूसरे को, वह किसी भी तरीके से हो सकता है। आप पैसे कमाते हैं तो वह जो पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसों को आप कहाँ देते हैं, घर में ही देते हैं, तो घर के लिए आप उपयोगी हो गए हैं, तो आप संसाधन हैं। तो आप खुद एक क्या है, यही बात इसमें दिया गया है कि लोग स्वयं ही एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। जितना आविष्कार होगा उतना ज़्यादा संसाधन बनेगा। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जब आग की खोज हुआ तो उससे खाना पकाने की पद्धति, यानी खाने के लिए शुरू में तो खाने के पकाने के उद्देश्य से आग की खोज हुआ था, तो उसके द्वारा अभी आग से क्या क्या यूज नहीं होता है, आग से बहुत चीज़ में यूज होने लगा है। तो यह चीज़ है कि आप आविष्कार करेंगे तो उससे संसाधन बहुत सारे बनने लगते हैं। यही बात इसमें बोला गया है कि आग की खोज, खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिया से बनते बनते शुरू में जब पहिया बनाया गया था तो क्या होता था, लकड़ी वगैरह का, पत्थर वगैरह का भी पहिया था। धीरे धीरे अभी क्या हो गया, अभी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग डिजाइन का पहिया आता है। तो यह सब आविष्कार से ही संभव हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करने की एक उसमें एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। मतलब कि जल विद्युत कैसे बना, तो जल के तेज बहाव से लोग उसका क्या किए, तो जल विद्युत उत्पन्न किए। जैसे नदियों में बांध बनाकर उसको जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है ना, उसी की बात इसमें बोला जा रहा है कि जल को, बहाव को मोड़कर उसको एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया विद्युत के रूप में, जिसका उपयोग अभी मानव बहुत जोर शोर से करता है। अम्मा क्या दिया गया है, अम्मा के बारे में कुछ दिया गया है। अम्मा बोल रही है, पहले देखो ये लड़की है, बोल रही है, क्या नाम था इसका, मोना, कि इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। हाँ, मोना है संसाधन, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, उसकी माँ बोली। देखिए संसाधन तो हमने पढ़ लिया, अब संसाधनों के प्रकार पढ़ेंगे। संसाधनों के प्रकार, बाकी देखिए अम्मा की कुछ सूची दी गई है, वही मोहन और मोना और क्या नाम था, राजू की अम्मा है, उनकी सूची दी गई है। आप इसको देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, बुद्धि, औषधि, पौधे इत्यादि सब संसाधन ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रकार क्या होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव में वर्गीकृत किए जाते हैं। संसाधन के मुख्य रूप से मतलब प्राकृतिक, मतलब जो प्रकृति द्वारा मिला गया है मुफ्त में। फिर मानव, जो मानव खुद बना देता है संसाधन। और मानव खुद में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य रूप से इस यही में बांटा गया है, यही तीनों में। तो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, पहले इसको जानेंगे। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न बन जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, बताइए। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो आप लिखिएगा कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, मतलब ज़्यादा उसमें संशोधन भी ना करना पड़े और वह संसाधन बन जाए, तो इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मिट्टी, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। जिसके लिए हम पैसा नहीं देते हैं, ऐसा याद कीजिए तो बढ़िया रहेगा। वह क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। हालांकि आप बोलिए कि जल, तो जल तो प्रकृति ने तो उसको फ्री में ही दिया है, तो जो प्रकृति ने फ्री में दिया है वह प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। देखिए दिया भी गया है यह बात, जिसके लिए पैसा नहीं लिया प्रकृति ने, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे में आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, आप पैसा देते हैं प्रकृति को? नहीं देते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिसको हम डायरेक्ट उपयोग कर लेते हैं, जैसे आप हवा उपयोग कर लेते हैं, पानी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ के लिए प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप उसको तकनीक के द्वारा ही आपको मिल सकता है। जैसे में सौर ऊर्जा आपको बनाना है तो उसके लिए तकनीक लगेगा, उसमें साइंस है। उसको आप सोलर प्लेट में अथी कीजिए, फिर तो उसको आपको बनाने पड़ेगा, उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको में आपको अपना दिमाग, प्रौद्योगिकी लगाने पड़ेगा। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, इसमें दिया गया है। नवीकरणीय किसे कहेंगे? तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं। जैसे में प्रकृति द्वारा मिला वैसे संसाधन, जिसे मतलब बार बार उपयोग कर सकते हैं आप। जल, तो जल बार बार उपयोग होता है, उसको पूर्ति भी हो जाता है। जैसे में जल बारिश द्वारा हमारे धरती पे पड़ता है, पहुंचता है, फिर धरती पर पड़कर वह नदी नालों से होते हुए समुद्र में चल जाता है, और वहां से वाष्पित होकर फिर ऊपर जाता है। फिर तो यह एक जल चक्र है जो पुनः पूर्ति होते रहता है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। उसी प्रकार से सौर ऊर्जा भी क्या है? सूर्य, सूर्य भी क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि यह हर रोज मिलता है। हर सुबह आपको धूप मिलेगी। हाँ, कभी बरसात हो जाए तो उसकी बात अलग है, हालांकि वो सूर्य भगवान तो होते ही है ना, बादल की वजह से नहीं होता है तो यह नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। तो अगर इसका एग्जाम में प्रश्न बने कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसा संसाधन जिसे हम बार बार पूर्ति यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन कुछ भी नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मिट्टी, पवन, वन, लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे में यह तो पुनः पूर्ति योग है, लेकिन आप लापरवाही कीजिएगा, आप जल का क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक तरीके से फिजूल खर्ची उसको बोल सकते हैं। आपको नहाना है 2 बाल्टी से, आप नहाते हैं 10 बाल्टी से, तो यह जल की बर्बादी है। उसी प्रकार से वन का भी विनाश किया जा रहा है, तो आप उसको संरक्षण कर ही नहीं रहे, तो एक दिन क्या हो जाएगा? ये सब संकट पैदा कर देंगे। पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाने से भी दिक्कत है। पोल्यूशन जब हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां होती है। अभी ही देखो कितना सारा बीमारी होने लगा है, पहले इतना बीमारी नहीं था जितना अभी वर्तमान में है। तो देखो मिट्टी, जल, वन लापरवाही से क्या हो रहे हैं? इसके भंडार प्रभावित कर रहे हैं हम लोग। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन का प्रतीक होता है। असीमित मतलब कि जल सीमित है। देखिए जल तो पृथ्वी पर बहुत सारा है, लेकिन जो पीने वाला जल है वह बहुत कम है। कहीं कहीं राज्यों में तो भारत में जल का जो भौमिक स्तर है, नीचे का जो भूजल हम लोग पीते हैं हैंडपंप से निकाल के, वह समाप्त हो चुका है। जैसे तमिलनाडु एक राज्य है, वहाँ में बहुत सारे शहर में हो चुका है। एक चेन्नई के नाम सुने ही हो गया है, अभी तमिलनाडु का ही शहर है, यहाँ पे जमीन में नीचे पानी ही नहीं है। तो यह बहुत ज़्यादा हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं इसका, तो यह असीमित है। तो यह ख़त्म भी हो सकते हैं। जो हम उपयोग करते हैं उसको फिर आप नदी नाले के पानी पीजिए, उसको क्या करके, सफाई करके। और वही हो भी रहा है, बड़े बड़े शहरों में वही होता है, नदियों का ही पानी पिलाया जाता है जल नल योजना के द्वारा, उसको सफाई करवा के।
आगे चलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं। तो जिनका भंडार सीमित है, भंडार सीमित है मतलब कि एक बार खत्म हो गया तो फिर वह नहीं मिलेगा। एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लगते हैं, मतलब बहुत साल लगता है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। एक मानव कितना एवरेज जीता है, अभी कितना जी रहा है? 70। 70 तो ज़्यादा ही हमने बोल दिया, 65 से 70 के बीच में इतना आप जिएगा। लेकिन इसको जो संसाधन है उसको बनने में अनवीकरणीय को हजारों वर्ष लगते हैं। कोयला जो अभी हम लोग मिलता है या फिर पेट्रोल, पेट्रोल जहाँ पे बाइक से नहीं जाना है वहाँ भी लोग चले जाते हैं बाइक से। 2 कदम जाना है दूर, चलो बाइक निकालो। तो यह दुरुपयोग हो रहा है ना। तो यह जो दुरुपयोग हो रहा है तो यह पेट्रोलियम हो गए, कोयला हो गया, यह सब लाखों वर्षों से जब इसका धरती के अंदर दबे तो इससे धीरे 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 यह बना है। अब ऐसे ही संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, जिसे हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते तुरंत। तो अनवीकरणीय संसाधन एग्जाम में बनेगा कि अनवीकरणीय संसाधन बताइए किसे कहते हैं। तो लिखना है वे संसाधन जिनका सीमित भंडार है और जिसे एक बार समाप्त होने के बाद उसे हम पुनः पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इस प्रकार संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम इसके उदाहरण है। प्राकृतिक गैस हम बताएं अभी, या इसके उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। कहीं कहीं प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि कहीं कहीं पेट्रोल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कोयला ज़्यादा पाया जाता है। हर जगह समान तो नहीं पाया जाता है। जैसे भारत में धनबाद में ज़्यादा कोयला होता है तो हर जगह कोयला है नहीं है। तो यह जो निर्भर करता है कोई जगह कितना संसाधन है, यह भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर इत्यादि भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है। तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यह आंसर आपको करना होगा। देखिए, संसाधन का भंडार का मतलब क्या होता है? यह उपयोग के लिए संसाधनों को उपलब्ध मात्रा होती है कि कोई संसाधन कितना हमारे पास एकत्रित है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित। तो मानव निर्मित कभी कभी प्राकृतिक तब संसाधन बनते हैं जब उसको हम मानव द्वारा उपयोगी बना देते हैं। जैसे एक सूखा पेड़ है, वह सूख गया है तो उसको कुछ उपयोग है नहीं है, लेकिन अगर मानव उसको चीर कर फर्नीचर बना देता है, बढ़ई उसको एक कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, पलंग बना दिया, तो वह उपयोग हो गया। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? मानव निर्मित कहेंगे। तो वही बात इसमें बोला गया है, प्राकृतिक संसाधन तब संसाधन बनते हैं जब उसको हम मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क, उस समय तक कोई संसाधन नहीं होता जब तक कि उसे लोहा, लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। जैसे लोहा जो है वह अयस्कों से निकाला जाता है, चट्टान से निकाला जाता है। तो उस चट्टान का कोई काम है जीवन में? क्या नहीं है। लेकिन जब वो लोहा बन गया तो लोहा से बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। लोहा से चक्कू, छुरी वगैरह सब कुछ बनेगा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, लकड़ी, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? पुल में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किरची, बालू वगैरह, ये सब प्राकृतिक संसाधन ही है। सड़क बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए, वाहन बनाने के लिए मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जैसे कोई मतलब तकनीक द्वारा आप कुछ आविष्कार करते हैं तो वह भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। तो इसका आंसर आप कैसे करिएगा कि मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक में, नहीं ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे लिखिएगा कि जब कोई संसाधन मानव द्वारा बनाए जाने पर निर्मित होता है तो उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, पंखा, आपका यह मोबाइल। ठीक है, यह सब। आगे चलते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकार में सिर हिला दिया। राजू को समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। मानव संसाधन लोग
और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो न हो। जैसे में लकड़ी है, बेकार पड़ी हुई है, आपको उसको बनाने का अक्ल नहीं है कि इसको कुर्सी कैसे बनाएंगे, तो वह उपयोग हो सकता है। तो वही बात इसमें बोला है कि आपके पास कौशल ज्ञान होना चाहिए, कौशल ज्ञान होना चाहिए कि आप उसको कैसे उपयोगी बनाएं। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? आप सोचिए। हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ है कि हम इसका समाधान निकाल लेंगे। सूखा के कारण अगर कुछ क्षेत्र सूखे से ग्रस्त होता है, जैसे में दक्षिणी बिहार है, तो वहाँ पे उसको हम दिमाग के जरिए, अपना कौशल के जरिए उसको सही कर सकते हैं। कैसे? नदियों पर बांध बना करते, यह कौन सोचेगा? यह सोचना भी एक अपने आप में ज्ञान है। चलिए, इसमें कुछ शब्दावली दिए गए हैं जो हम बता दिए हैं, और तो कुछ नहीं है। मानव संसाधन बता ही दिए हैं। मानव संसाधन क्या है? तो देखिए, मानव खुद एक संसाधन है, या तो बताया ही हम। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक या शारीरिक तौर पर। जैसे मानव खुद एक संसाधन है, किस प्रकार से? तो मानव जिस द्वारा, जो अपने द्वारा जो दिमाग का उपयोग करता है, अपना ज्ञान कौशल का उपयोग करता है, तो वह भी एक संसाधन है। आगे देखिए क्या दिया गया है। पेज नंबर यहाँ 4 है, 6 पेज है इसमें। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, क्या प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो पर क्या दिया गया है? कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, मतलब कौशल ज्ञान से आप संसाधन बना सकते हैं, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में असमर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखिए, मानव संसाधन विकास एक नया शब्द आया है, इसको हम समझाते हैं कि कोई चीज़ आप संसाधन बना दिए, लेकिन उसको में और बढ़िया से तकनीक से और बढ़िया उसको मॉडिफाई करवाना, विकसित करना। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए सुधार करना मानव विकास कहलाता है। जैसे में पहले पहिया का आविष्कार हुआ, तो पहिया पहले जैसे ही तो अभी थोड़ी है। अभी पहिया का अलग अलग तकनीक आ गया, देख रहे हो कि सबका अलग अलग पहिया है सभी गाड़ी का। तो यही जो विकास है उसको क्या कहते हैं? मानव विकास, मानव संसाधन विकास कहते हैं। अब देखिए, संसाधन है तो उसको संरक्षण की भी जरूरी है। मोना 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 ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। ऐसा सपन देख रही है वह। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? तो आप बताइए, यह सच हो सकता है कि नहीं? तो जिस लापरवाही से हम लोग चल रहे हैं उस लापरवाही से तो यह समय ज़्यादा दूर नहीं है। तो अम्मा ने उत्तर दिया कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहे तो यह बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। अब बताइए, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो अनवीकरणीय जिसे हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसको पुनः पूर्ति कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। कर सकते हैं कि नहीं, आप सोचिए। संसाधन को संरक्षित करने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? उसको सही से उपयोग करेंगे, जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग कर देंगे। आप अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करते हैं? अम्मा ने उत्तर दिया कि आप अपने दोस्त से बात कीजिए, क्या क्या कर सकते हैं? संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। जैसे में हमने क्या किया कि हम आपके आपका चाहे आपके आसपास बागान वगैरह होगा, पेड़ पौधे का एक बागान, तो लोग काट देते हैं शादियों में अक्सर उसको फर्नीचर बनवाने के लिए। तो आप काम कीजिए कि जब काटे तो उसमें लगा भी दीजिए, ताकि जब आपका नेक्स्ट शादी घर में हो 10-20 साल बाद आपके बच्चे के, तो उनको भी काम आ जाए। तो इसी को कहते हैं कि आप नवीकरणीय संसाधन को
समय दीजिए, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग, मतलब कि सावधानी पूर्वक उपयोग और नवीकरणीय संसाधन को समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब संरक्षण के साथ साथ आप संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो यह दोनों डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, या फिर इसको यहीं से नोट कर लीजिएगा जो दिया गया है कि देखिए, संरक्षण क्या कहेंगे? सावधानी पूर्वक या सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहते हैं। और संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी कि भविष्य के लिए भी जब हम बचा के रखने की बात करते हैं तो उसे सतत पोषणीय विकास कहेंगे। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर दे, वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। आप कोई वस्तु को उतना उपयोग करें जितना आपकी ज़रूरत हो सके कि उससे भी कम कीजिए। विभिन्नता, और क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि सभी जीवन से जुड़े रहते हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, वस्त्रों एवं बांस की डंडियों के लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। क्या किए? तो जैसे में अखबार जो होता है वह एक दिन के बाद पुराना ही तो हो जाता है, तो उससे क्या किया उन्होंने? बच्चों ने थैला बनाया। थैला उपयोग हो गया। जैसे अभी हम लोग प्लास्टिक उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक हमारे मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। वह लगभग हजारों वर्ष साल तक जिंदा रहता है। जिंदा मतलब कि वह गलता हुआ नहीं है। कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, मुस्तफ़ा ने कहा। अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत ही अच्छा कार्य है, यह मुस्तफ़ा ने बोला। बाकी देखिए आगे क्या दिया गया है और क्या है। अब देखिए ख़त्म ही हो गया है यह थोड़ा सा और है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बहुत विद्युत व्यर्थ न हो, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। सब बच्चे आपस में एक प्रण कर रहे हैं। जैसे आप ही खुद सोचिए, आपके घर में कुछ बल्ब ऐसे होंगे जिसको आपको दिन में यूज नहीं है, लेकिन लोग जला के छोड़ देता है, याद नहीं रहता, ऐसे छोड़ देते हैं। तो वह एक व्यर्थ फिजूल खर्ची है, या फिर व्यर्थ है, विद्युत का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। क्या आपका क्या विचार है? आप बच्चे खुद इसका उपयोग करें जीवन में। आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ अपन जीवन में उतारिए भी, कि आप अगर घर में कोई व्यर्थ की लाइटें जलती हुई देख रहे हैं तो उसको आप बंद कर दें। व्यर्थ का पानी न बहाएं। इससे क्या होगा? तो इससे संसाधन संरक्षण होगा। बाकी नवीकरणीय वगैरह तो हम पढ़ा दिए हैं। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत थे, उसको भी बता देते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मतलब कि अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं जल, उसको बढ़िया से उपयोग करें और आने वाले अपने भविष्य के बच्चों के लिए या फिर जो भी हमारा फ्यूचर है उनके लिए बचा कर रखें। यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यही सभी इसका सिद्धांत था। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना इत्यादि। बाकी अब देखिए प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो हम इसको अभी पढ़ा चुके हैं क्यों वितरित है। क्योंकि जलवायु, देखिए ऊपर पढ़ाए थे हम, सभी जगह देखिए वितरण क्यों अलग अलग है। तो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो यही आपको आंसर करना होगा, ठीक है। संसाधन संरक्षण क्या है यह भी बता दिए हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है यह भी बताए हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है यह भी बताए हैं, कि वैसा विकास जिसमें हम नवीकरणीय संसाधन को एक सीमित मात्रा में उपयोग करें और भविष्य के लिए भी बचाएं, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं।
मानव संसाधन संरक्षण में बताए हैं कि जब नवीकरणीय संसाधन को हम दुरुपयोग न करें और उसके लिए समय दें तो उसी को संसाधन संरक्षण कहते हैं। बाकी देखिए सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता करता है, मूल्य करता है कि नहीं, लेकिन मात्रा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है बताइए? झरने का जल मानव निर्मित है? नहीं है। उष्णकटिबंधीय वन यह भी नहीं है। तो यह कैंसर की उपचार की औषधि यानी दवाई, जो दवाई कौन बनाएगा? मानव ही तो बनाते हैं। तीसरा नंबर है अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय, तो अनवीकरणीय क्या बताए थे कि सीमित भंडार इनका होता है, तो सीमित भंडार वाले इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए कुछ क्रियाकलाप दिया गया, आप खुद देखिए। रहीमन पानी रखिए, क्या ही कथन दिया गया है? रहीमन पानी रखिए, बिनु पानी सब सून, पानी न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी के महत्व को दिया गया है। आप बाकी क्रियाकलाप में देखिए क्या कर सकते हैं। आप एक पत्ती का उपयोग कर सकते हैं, आप एक उपयोगिता कर सकते हैं। बाकी इससे तो ऐसा प्रयोग करने वाली चीज़ है। बाकी यह जो प्रश्न है ये हमने सोल्व करवा दिया है सब। इसके बारे में जितना इसका हर एक आंसर हम बता चुके हैं ऊपर में। तो आप एक बार अगर नहीं मतलब समझ में आता है तो उसको एक से दो बार देखिए और रोक रोक के वीडियो को सुनिए, या फिर जो चीज़ जहाँ पे हम ऐसे मार्किंग किए हैं उसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का अपना यह सेशन समाप्त होता है। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी मदद हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।